नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर मैं लेकर आई हूँ आत्मा का इंतकाम अनोखी दुल्हन का पार्ट 9। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की आत्मा का इंतकाम अनोखी दुल्हन का पार्ट 9। उधर सौम्य दिल्ली में राजेंद्र नगर कॉलोनी में जब पहुंचा तो वहां अभी प्रियांशु के घर की तरह ही हाल था। रोना धोना और कोहराम मचा हुआ था। यह देखकर सौम्य का हाल और भी पछता हो गया। पड़ोसी आकर सांत्वना दे रहे थे। पोस्टमार्टम के बाद लाश दोपहर को ही मिली थी। पारस का दाह संस्कार निपट गया था और वह पारस के घर में ही था। सौम्य की मानसिक हालत तो पहले से ही नहीं ठीक थी। अब वह और भी ज्यादा टेंशन में था। सभी अपनी बातें कर रहे थे। सौम्य ने पारस की मौत के बारे में जब अपनी मौसी लक्ष्मी से पूछा तो उसने बताया कि मैं तो 11:30 बजे के लगभग टीवी देख रही थी। पारस दवा खाकर सो रहा था, तभी खटका हुआ और मैंने देखा दरवाजा खुला हुआ था। पारस अपने कमरे में नहीं था। बाहर देखा तो पारस किसी औरत के पीछे पीछे जा रहा था। मैंने शोरगुल मचाया लेकिन उसने सुना नहीं। पड़ोसी भी जमा हो गए थे और औरत ने सबके सामने ही पारस को मार डाला। उसने बड़ी दुर्दशा की है मेरे बच्चे की। पता नहीं वह कौन औरत थी और कहाँ से आई थी। आंटी, इतने सारे लोगों ने पारस को बचाया नहीं। अरे बेटा, तू क्या समझता है हम अपने बेटे को ऐसे ही मरने देते। हम सब लोग बचाने गए लेकिन उस औरत में पता नहीं इतनी ताकत कैसे थी। उसने हम सबको धक्का देकर दूर फेंक दिया और पारस को इतनी बुरी मौत से मार डाला कि सोचते ही दिल दहलता है। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा लाल, तू हमें छोड़कर कैसे चला गया। हम किसके सहारे जिएंगे। लक्ष्मी छाती पीट पीट कर रो रही थी। सौम्या पुराने दिनों को याद कर रहा था जब चारों दोस्त एक साथ कॉलेज में पढ़ा करते थे। तब जाने कितनी मस्ती करते थे। हाय, कहाँ गए अब वे दिन, वे सुहाने दिन और वे एक साथ बिताए दिन क्या दोबारा लौट आएंगे। पारस के मुस्कुराते चेहरे को याद करके सौम्य की आंखें भर आती हैं। तभी कौशिक का फोन आया। अब यह कौशिक का फोन क्यों आया? कौशिक को तो उसने अपने पहुंचने की सूचना दे दी थी। इसी बीच में ऐसा क्या हो गया जो उसे फोन करने की जरूरत पड़ गई। सौम्य का दिल धड़क उठा। उसने फोन रिसीव किया। उधर से कौशिक की आवाज में घबराहट साफ नजर आ रही थी। सौम्य बेचैन हो उठा। क्या बात है? कौशिक तो उससे बात ही कर रहा है, जो जाहिर सी बात है कौशिक ठीक है। मीनू, उसके दिल से यह आवाज उठी। मीनू, मीनू को कुछ हो सकता है? उसने तुरंत ही पूछा। क्या हुआ मीनू को? कौशिक चौंका। तुझे कैसे पता कि मैं मीनू के बारे में ही बताने जा रहा हूँ? बस ऐसे ही। अब कौशिक मीनू के गायब होने की सूचना दे रहा था, जिसे सुनकर सौम्य मानो बैठने लगा। वह कहाँ चली गई यही तो मालूम नहीं है। कौशिक वास्तव में बहुत परेशान था। वह तो बताती थी कि उसका कोई नहीं है और अचानक ऐसे क्यों गायब हो जाएगी। जरूर उसके साथ कुछ अनहोनी हुई है। उसने कौशिक को पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कह दिया था। तब से तो कई घंटे गुजर चुके थे। सौम्य ने कौशिक को कॉल की। हालांकि समय तो बहुत गुजर चुका था। उसे लगा कहीं कौशिक सो न गया हो, लेकिन कौशिक ने तुरंत कॉल रिसीव की। हेलो सौम्य, वहाँ का हाल कैसा है? जवान बेटे के मरने पर जैसा होता है वैसा ही है। कौशिक, मीनू को कुछ पता चला? नहीं यार, कुछ भी पता नहीं चला। आखिर कहाँ चली गई होगी, पता नहीं। आज उसने अपना पहला इंटरव्यू दिया था और वह आज सेक्रेटरी की पोस्ट पर सेलेक्ट कर ली गई थी। उसने मुझे बताया भी था और वहाँ कंपनी से भी मैंने पता किया है, वहाँ से निकल गई थी। ये जो कुछ भी हुआ तो रास्ते में हुआ है। रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। ठीक है, मैंने सोचा था पता कर लूं। अब हम लाचार होकर देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। पुलिस ही ढूंढ सकती है। ठीक है, अच्छा गुड नाइट, कहकर सौम्य ने फोन काट दिया। राजेंद्र नगर का थाना इंचार्ज राजेश सोनकर आकर अपनी जांच पड़ताल कर गया था, लेकिन उसने कुछ भी पता नहीं लगा पाया था। जो भी कॉलोनी वालों ने और पारस के घर वालों ने बताया था वही जानकारी उसको हासिल हो पाई थी। उधर बेंगलुरु में सौम्य के पीछे पीछे इंस्पेक्टर भुवन सानाल्य भी आया था। राजेश सोनकर जब अपनी तफ्तीश कर रहा था तो दूर खड़ा रहकर वह भी पूरा जायजा ले रहा था और एक एक
पास को सुन रहा था। जितना केस राजेश सोनकर ने नहीं समझ पाया, उससे कहीं ज़्यादा वह सुनते सुनते समझ गया था। अपनी तफ्तीश पूरी करके राजेश सोनकर थाने में आ गया था। थोड़ी ही देर बाद भुवन सानाल्य उससे मिलने की परमिशन लेकर उसके सामने बैठा हुआ था। एक अपरिचित व्यक्ति को अपने सामने बैठा देखकर सोनकर ने उसका परिचय पूछा। इस व्यक्ति को वह अभी थोड़ी देर पहले पारस के यहाँ भी देख चुका था। भुवन सानाल्य ने राजेश सोनकर को अपना परिचय दिया तो सोनकर चौंका। उसने गर्मजोश से न्यायालय से हाथ मिलाया। सानाल्य की कार्यशैली, इंटेलिजेंस और उसकी कर्मठता के बारे में वह अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ता रहता था और उसके द्वारा सॉल्व केस के बारे में टीवी पर देखता रहता था, इसलिए मन ही मन उसका कायल था। अर्दली के बुलाकर उसने सानाल्य के लिए कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए कहा। अब कोल्ड ड्रिंक पीते हुए दोनों बातें कर रहे थे। सानाल्य ने अपने आने का मकसद बताया, रोशन नगर के प्रियांशु की मौत का हवाला देकर राजेंद्र नगर थाने की इस घटना का समानता के बारे में सानाल्य ने जब सोनकर का ध्यान दिलवाया तो वह चौंक पड़ा। फिर उसने बड़े विश्वास से कहा, यह महज एक इत्तेफाक है, कई मामलों में ऐसा होता है। यह तो मर्डर का मामला रहा। कई जगह ऐसा होता है कि इत्तेफाक से एक से व्यक्ति हो जाते हैं, कई चीज़ें एक सी हो जाती हैं। सामान्य से सुनकर कह रहा था, यहाँ से सैकड़ों मील दूर एक ही घटना और यहाँ की घटना में समानता महज एक इत्तेफाक नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? इत्तेफाक हो भी सकता है, भला इनका आपस में क्या संबंध है? राजेश सोनकर भुवन सानाल्य को बातों में उलझाने में था। संबंध है। अगर एक बात की समानता हो तो इत्तेफाक हो सकता है, दो बातों की समानता हो तो इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन हर बार और हर बात की समानता हो यह नहीं हो सकता। अभी अपनी आंखों से आपकी जांच पड़ताल देख कर आ रहा हूँ। कैसे पारस की मौत हुई, किसने की? ऐसा लग रहा था कि मैं रोशन नगर के प्रियांशु केस में पहुँच गया। बिल्कुल वही सिचुएशन, कोई बदलाव नहीं। सेम हालात प्रियांशु के साथ हुए, एक सी मौत, एक ही तरीका, ब्लड से नसों को काटना, पेट्रोल डालकर जलाना। सोनकर शौक तो था ही, पर हार मानने को तैयार नहीं था। पर सैकड़ों मील दूर घटी इस घटना को इस घटना से क्या संबंध हो सकता है? संबंध है और बहुत गहरा, सानाल्य ने गंभीरता से बताया। क्या है वह संबंध? सोनकर को समझ में नहीं आ रहा था कि सानाल्य क्या कहना चाहता है। वह यह है कि प्रियांशु और पारस आपस में गहरे दोस्त थे। यह सुनकर इंस्पेक्टर सोनकर चौंका। और भी एक खास चीज़ है, वह मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कहकर भुवन सानाल्य ने अपने मोबाइल में कुछ फोटोज निकाले और सोनकर को दिखाए। फिर जो आज फोटो लिए थे वह दिखाए। फ़ोन करके समझ में कुछ भी नहीं आया। उसने कहा, पहले जो फोटो दिखाए थे उनमें लाश रखी है, लोग जमा हैं, रो रहे हैं। दूसरे फोटो में चिता सजी है, लोग खड़े हैं। और दोबारा से फोटो दिखाए, उसमें भी सेम पोजीशन है, पर जगह और लोग अलग अलग हैं। इसमें आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? सोनकर ने हैरत से पूछा। इस समय उस सानाल्य का दिमाग हिला हुआ लग रहा था और वह उनकी सनकी इंसान नजर आ रहा था। क्या आपको उसमें कोई खास बात नजर नहीं आई? नहीं। इस बात सानाल्य के सामने नहीं कहने में सोनकर को अपनी थोड़ी थोड़ी इंसल्ट लगने लगी थी। उसकी बुद्धि पर तरस खाते हुए सानाल्य ने, चलो चलो ठीक है, मैं ही बताता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसने पहले वाले फोटो को एक स्क्रीनशॉट लिया और आज वाले फोटो का स्क्रीनशॉट लिया। इस तरीके से वो दोनों फोटो आमने सामने आ गए। फिर दोबारा से उसने चिता वाले फोटो का स्क्रीनशॉट लिया और आज वाले फोटो का स्क्रीनशॉट लिया। इस तरह से दोनों फोटो फिर आमने सामने आ गए। पहले वह उन दोनों फोटो को यह सोनकर के सामने लाकर बोला, देखो इन दोनों फोटो में जो लोग दिख रहे हैं उन दोनों में एक व्यक्ति कॉमन है जो उन दोनों में ही है। ध्यान से देखो, यह शख्स ऐसा है जो इन चारों फोटोज में मौजूद है, जबकि ये दो फोटो बेंगलोर में रोशन नगर कॉलोनी के हैं और ये दो फोटो आज के हैं जो राजेंद्र नगर के हैं। ये इनमें क्या कर रहा है? इंस्पेक्टर सोनकर ने देखा और चौंक पड़ा। क्या यह इत्तेफाक है? सानाल्य ने पूछा। नहीं, बेशक हो, सोनकर के मुंह से निकला। हाँ, अब आप आए मुद्दे पर। सानाल्य मुस्कुराया।
अब आपको बताता हूँ कि इन दोनों में जो व्यक्ति मौजूद है उसका नाम सौम्य है और मृतक प्रियांशु और पारस का दोस्त है। क्या? अब सोनकर जोर जोर से चौंका। जी हाँ, ये 4 गहरे दोस्त थे। 2 की हत्या हो गई, 2 बचे हैं। यही नहीं, पारस और सौम्य आपस में मौसेरे भाई भी हैं। ओहो, लगता है यह कोई सामान्य मर्डर नहीं है। इसके पीछे कोई गहरा राज है जो सानाल्य इतनी देर से समझने की कोशिश कर रहा था। वह अब सोनकर के दिमाग में अच्छी तरह से घुस गई। हाँ, सानाल्य ने कहा, इसके पीछे कोई गहरा राज छिपा है और इसका सूत्र हमें इस सौम्य से पकड़ना है। सौम्य कहीं न कहीं से ये बात जरूर जानता है कि अभी इसका तीसरा साथी विक्रम है। क्या आप जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है? नहीं, सोनकर ने इनकार से सिर हिलाया। तो सानाल्य आगे समझाने लगा, अब बारी है सौम्य की या विक्रम की। उसका अगला शिकार इन दोनों में से कोई है और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अगला शिकार होगा विक्रम। अब हत्यारे को पकड़ना है तो विक्रम और सौम्य की निगरानी करनी होगी। विक्रम की तकड़ी निगरानी, वह भी इनको बिना बताए। जब इन्हें मालूम हो जाएगा तो छिपाने की कोशिश कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल तौर पर ये जो करते हैं उसे वॉच करो, इसी से सुराग मिलेगा। इन्होंने किसी का नुकसान किया है, बहुत बड़ा वाला नुकसान, या फिर किसी को धोखा दिया है या कोई गहरा कांड किया है जिससे वही इनसे बदला ले रहा है। क्योंकि ये दोनों दोस्त भी हैं, एक जैसे ढंग से मौत कर और मारने वाले भी एक जैसा है। यह महज एक इत्तेफाक कतई नहीं हो सकता। सानाल्य ने जिस प्रकार सोनकर इत्तेफाक शब्द पकड़ लिया था और इसकी बखिया उधेड़ डाली थी, इससे सोनकर अब लज्जित था। उसने कहा, अब रहने दीजिए आप, मैंने तो केवल संभावना प्रकट की थी, आपने तो मुझे शर्मिंदा ही कर दिया है। प्लीज अब आप इत्तेफाक शब्द का इस्तेमाल ना करें, सोनकर ने शर्मिंदगी से कहा। ओके। सानाल्य अब खुलकर मुस्कुराया क्योंकि सोनकर अब बिल्कुल लाइन पर आ चुका था और सानाल्य को मेंटल प्रेशर उस पर पड़ चुका था। अब सानाल्य की उम्मीद थी कि वह उसकी पूरी सहायता करेगा। सानाल्य ने आगे अपनी बात जारी रखी, अगर ऐसा है तो देखना, सौम्य विक्रम से जरूर संपर्क करने की कोशिश करेगा और जहाँ तक विक्रम का सवाल है तो वह इन दोनों दोस्तों की मौत पर नहीं आया, तो या तो वह कहीं बाहर है जिसकी वजह से आ नहीं सका या फिर किसी परेशानी में फंसा होगा, क्योंकि ये चारों दोस्त सौम्य की बर्थडे पार्टी पर इकट्ठे हुए थे। या फिर एक और संभावना है, वह क्या? सोनकर ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। वह यह है कि दोनों हत्याएं के बीच में कहीं विक्रम का हाथ तो नहीं तो वह आया क्यों नहीं? जो दोस्त इतने अजीज थे कि एक बर्थडे के लिए दौड़कर सैकड़ों मील से दूर आ सकते हैं, हर परेशानी में आते जाते हैं, तो वह मौत में क्यों नहीं आएगा? एक की मौत में नहीं आया, फिर दूसरे दोस्त की मौत में भी नहीं आया। क्या यह भी एक इत्तेफाक है? सानाल्य ने कहा, फिर खुद ही अपनी कही हुई बात पर चौंक कर बोला, ओहो सॉरी, मैं तो फिर से इत्तेफाक शब्द बोल गया। सोनकर इस बात पर ठाका लगाकर हंसा और उसके ठाके पर सानाल्य बोझिल, मामला और हल्का हो चुका था। नहीं, इस बार सोनकर का स्वर निर्णायक था। वह मात्र संयोग नहीं है, अब उसे इस कहानी में एक मर्डर मिस्ट्री नजर आ रही थी और उसकी इस केस में दिलचस्पी बढ़ चुकी थी। वरना यह तो पारस के केस को सामान्य रंजिश करके निपटा देना चाहता था। अगर आरोपी मिलता तो ठीक था, वरना नहीं मिलता तो किसी न किसी के मत्थे मर देता। उसकी यही तक क्षमता थी। अब सानाल्य ने सोनकर से पारस की मौत का विस्तृत ब्यौरा मांगा और प्रियांशु का विवरण बताया। प्रियांशु की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सोनकर को सौंप दी। पारस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई थी। सानाल्य ने सोनकर से कहा, जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए वह उसको सेंड कर दे, जिससे सोनकर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सानाल्य ने उससे कहा कि अब हम मिलकर काम करेंगे, इससे दोनों का केस चल ही जाएगा, एक दूसरे की जानकारी साझा करते रहेंगे। अब उन दोनों ने राजेंद्र नगर कॉलोनी के लोगों को उन लोगों के बयानों को देखना शुरू किया जो चश्मदीद गवाह थे। उन लोगों में सबसे पहले
के सुराग मिले मिस्टर साहनी और मिस्टर सिन्हा के बयानों से, जिन्होंने उस औरत को जाते हुए देखा था। उन्होंने बताया बेहद सुंदर औरत थी और उसका पूरा हुलिया बताया। उसके आगे जब घटना स्थल पर लोगों के बयान देखे तो दूसरी बात थी। उसमें उन्होंने बताया कि वह बेहद डरावनी शक्ल की औरत थी। इतनी छानबीन होने के बावजूद भी तथ्य कुछ नहीं निकला, सिवाय इस बात के कि एक औरत ने मारा है। उसे लोगों ने देखा और लोगों ने उसका जो वर्णन किया तो वह बहुत भयानक था। उस कल्पना से जो तस्वीर बनती थी वो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती, किसी पिशाचनी या किसी चुड़ैल की शक्ल हो सकती थी। इस बात से सानाल्या और सोनकर बहुत हैरान थे और उनके सामने कोई तथ्य नहीं था सिवाय स्केच बनवाने के। अगले दिन आर्टिस्ट ने स्केच बनवाए गए। पहला मिस्टर साहनी और सिन्हा के अनुसार, दूसरा मौत के समय चश्मदीद लोगों के अनुसार। तो पहला स्केच बना वह बेहद खूबसूरत औरत की तस्वीर का था और दूसरा स्केच बना उसे देखकर सोनकर और सानाल्या 2 कदम पीछे हट गए। क्या यह संभव था? महान आश्चर्य, वह एक बेहद भयानक शक्ल की चुड़ैल थी। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, अब कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए मेरी ये कहानी सुनते रहें। धन्यवाद।